हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे। चैप्टर 12 में कार्बोक्जिलिक अम्ल देख रहे थे और कार्बोक्जिलिक अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र है वो होता है RCOOH, जिसमें R का मतलब एल्किल या फिर एरिल ग्रुप रहता है और यह है कार्बोक्जिलिक समूह। तो इसमें जो अभिक्रियाएं देखते थे उसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं थी। पहला में देखे थे हम लोग कि जो H है वह H+ के रूप में बाहर निकलता है और उसके कारण नया प्रकार का प्रोडक्ट बनता था। अब आज हम लोग देखेंगे दूसरी प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें जो COOH है इसमें का ये OH ग्रुप बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे कोई नया ग्रुप आकर के जुड़ेगा, जिसके कारण इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाएंगी। तो आज हम लोग को देखना है OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो इसमें का जो OH समूह है इसी के द्वारा इसमें रासायनिक अभिक्रिया पाई जाएगी। तो इसमें जो कार्बोक्जिलिक ग्रुप है एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ उसको पहले फैला करके लिखते हैं। तो जो RCOOH है इसको फैला करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा RC♯O और OH। यहाँ पे अब जो OH ग्रुप है इसको हाइड्रॉक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। तो जब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, तो OH माइनस आयन के रूप में और ये जो C है प्लस आयन के रूप में टूटता है। तो OH माइनस आयन के रूप में टूट रहा है तो बाहर से कोई नाभिक से नहीं अभिकर्मक, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, यह न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस OH को यहाँ से बाहर निकाल देगा और यह न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे जा करके जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, RC♯O इसमें भी पाया जा रहा है और इसमें का जो OH माइनस आयन है ये बाहर निकल गया है और यह न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन की जगह पे जा करके जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होंगी उसको कहेंगे OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जो नाभिक से नहीं अभिकर्मक है, माने कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है NO- उसकी जगह में कोई सा भी ऋण आवेश वाला आयन हो सकता है, जैसे कि Cl- आयन, NH2- आयन, OR- आयन या फिर COOR- आयन। तो ये सभी नाभिक से नहीं अभिकर्मक का काम करेंगे और इसके द्वारा यहाँ पे अभिक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का नाम है, पहला अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसको एस्टरीफिकेशन भी कहा जाता है। तो जो एस्टरीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, एक हम लोग लेंगे क्रियाकारक के रूप में अम्ल, जिसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल लेते हैं, और दूसरा रहता है एल्कोहल। तो कोई सा भी अल्कोहल लेंगे और कोई सा भी कार्बोक्जिलिक अम्ल ले सकते हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो OH ग्रुप है और यहाँ का H ग्रुप है, ये OH और इसमें का H H2O के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक अणु प्रोडक्ट का बनेगा H2O के रूप में और जो दूसरा अणु है CH3CO और इसका O और ये C2H5, ये सब जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होता है एस्टर। तो जो एल्किल ग्रुप लिया जाएगा उसी का एस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये जो है एस्टर का सूत्र है, इसलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर एस्टर को RCOOR के रूप में भी लिख सकते हैं। इस R की जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और इस R की जगह में भी कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे एस्टर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि जो ये अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय रूप से हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय रूप से होती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों ओर तीर के निशान से इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, माने कि जो रिएक्टेंट है इनसे प्रोडक्ट भी बन जाएगा और इन प्रोडक्ट को रिएक्शन कराएंगे तो
रिएक्टेंट का निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को अगर हम लोग अनुत्क्रमणीय रूप से करना चाहेंगे तो ये जो अभिक्रिया है उसमें दो स्थिति अगर होगी तभी यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय रूप से हो पाएगी। तो पहली स्थिति है कि एक अभिकर्मक अधिकता में लिया जाए। तो यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट लिए हैं इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, तभी यह अभिक्रिया केवल अनुत्क्रमणीय रूप से होगी। या फिर एक उत्पाद जैसे ही बनता है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसमें से प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा क्या करेंगे, तुरंत उसको उस जगह से हटाते जाएंगे, तब यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय रूप से हो पाएगी। तो ये हो गया स्थिरीकरण की अभिक्रिया। इसमें इसकी क्रियाविधि को बताया गया है। तो जो क्रियाविधि है वह भी दो स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला, यह जो अभिक्रिया है वह अम्लीय माध्यम में कराई जाती है और अम्लीय माध्यम में होती है। तो जो अम्लीय माध्यम है वहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल माने कि H2SO4 का उपयोग अम्ल के रूप में करते हैं। तो उस सल्फ्यूरिक अम्ल का H+ आयन यहाँ पे भाग लेगा और ये H+ आयन क्या करेगा, यहाँ पे जो COOH है इसमें के जो C डबल बॉन्ड O के रूप में रहता है O, इस हाइड्रोजन पे ये वाला H OH के रूप में फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार से जुड़ जाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा। अब यहाँ पे H जुड़ा है तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में होने वाला जो क्रिया है उसमें यहाँ से बन जाएगा R+ और यहाँ पे आएगा OH और ये है OH। ये फर्स्ट स्टेप का हमारा प्रोडक्ट होगा स्थिरीकरण का। दूसरा जो स्टेप आता है उसमें जो भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे लिए गए हैं, तो जो एल्कोहल है इसमें का जो O है, O पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये जो O है इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है, जिसके कारण ये OC2H5 यहाँ पे सीधे इससे क्या जुड़ जाएगा, OC2H5 जुड़ जाएगा और यहाँ का जो OH है इसके हाइड्रोजन के साथ मिल करके यहाँ से H2O बनाकर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इन सब को हटाएंगे तो RCOOC2H5 इस प्रकार से यहाँ प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और लास्ट में जो एक H+ आयन यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि पाई जाती है जो कि अम्लीय माध्यम में क्रिया कराने से स्थिरीकरण संपन्न होगा। अब अगली अभिक्रिया है इसी का OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया में। तो पहला देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो जो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, यहाँ पे हम लोग एसिडिक अम्ल लिए हैं CH3COOH, इसको जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जब भी कहीं पर भी जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट हमेशा ही POCl3 के रूप में बनता है। इसको याद रखना कि PCl5 जब लिए हैं तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, POCl3 जरूर यहाँ से निकलेगा। दूसरा है इसमें अब 2 क्लोरीन बचा हुआ है, 3 यहाँ तो उपयोग हो गया। तो इसमें का एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ इसका एक क्लोरीन HCl बना के गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है, इसलिए ऊपर एरो के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे CH3 और यहाँ का CO बचा है, ये वाला O तो यहाँ पे लग गया है। तो CH3 CO और इसमें का Cl ये यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड के रूप में एक नया प्रोडक्ट देगा। तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। आगे देखते हैं जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, इसी एसिडिक अम्ल के 3 अणुओं का यहाँ पे एक अणु लिया गया था, यहाँ पे 3 अणु ले रहे हैं। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ भी एसिटिल क्लोराइड के
या एसिटिल हैलाइड के 3 अणु प्राप्त होंगे। और जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया जाता है तो यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हमको यहाँ फास्फोरिक अम्ल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, जिसका सूत्र है H3PO3। उसके बाद अगला रिएक्शन आता है जब किसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है, इस एसिटिक अम्ल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे SO ग्रुप है और यहाँ का एक ऑक्सीजन SO2 के रूप में गैस बना करके ऊपर उड़ जाते हैं और यहाँ का एक क्लोरीन और इसमें का हाइड्रोजन HCl गैस के रूप में ऊपर उड़ेंगे। उसके बाद यहाँ का जो CH3CO और यहाँ का एक तो Cl यहाँ से फिर से एसिटिल क्लोराइड के रूप में प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो यह है 3 प्रकार की अभिक्रिया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह के विस्थापन से होता है। तो यहाँ पे इसमें का OH ग्रुप बाहर निकल रहा है, यहाँ भी OH ग्रुप बाहर निकल रहा है और यहाँ भी OH ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं OH ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रिया है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहता है उसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे अमोनियम एसीटेट प्राप्त होगा, जैसे कि CH3COOH ये एसिटिक एसिड, इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ तो यहाँ पे NH4+ आयन के रूप में बनेगा। CH3COONH4 इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। इसका फिर से क्या किया जाता है, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन H2O के रूप में माइनस हो जाएगा। तो इसमें से क्या बचेगा CH3CO और यहाँ का NH2। इस प्रकार से यहाँ से एसिटिल एमाइड या एसिटामाइड का निर्माण होता है। यह एसिटिल ग्रुप और यह एमाइड, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एसिटामाइड। तो यहाँ से एसिटामाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। आगे देखते हैं निर्जलीकरण की अभिक्रिया। तो जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया है उसमें कोई सा भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं तो ऐसा यौगिक लेंगे जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होगा, जैसे कि थैलिक अम्ल। ये बेंजीन रिंग है, इसमें जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है तो इसका नाम हो जाता है थैलिक अम्ल। इसको जब हम लोग क्या करेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे अमोनियम थैलेट का निर्माण होगा, माने कि ये अमोनिया इस हाइड्रोजन के जगह में जुड़ जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगा इस प्रकार से COONH4 ये अमोनियम थैलेट का निर्माण होगा। अब इसको आगे रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा जैसे इसके पहले वाले रिएक्शन में निकला था। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये सब की जगह यहाँ आ जाएगा CONH2 और यहाँ पे आएगा CONH2। यह डिहाइड्रेशन या फिर जल के अणु के बाहर निकलने से बना। उसके बाद इसको फिर से आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से NH2 और इसमें का एक हाइड्रोजन माइनस NH3 बना के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा CO और ये जो NH ग्रुप है यहाँ पे इस प्रकार से दोनों CO से जुड़ा हुआ रहता है तो इसका नाम है थैलेमाइड। तो ये जो अभिक्रिया है ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया या फिर एनहाइड्राइड का बनना इस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है जिसमें OH समूह का विस्थापन हो रहा था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
जिसमें C डबल बॉन्ड O OH पाया जाता है, COOH पाया जाता है। इस पूरे ग्रुप के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस अभिक्रिया में पहला जो अभिक्रिया है उसको विकार्बोक्जिलीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। तो कोई सा भी एल्किल ग्रुप जैसे कि RCOONA, ये क्या है? ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसका सोडियम साल्ट अगर लेंगे, सोडियम लवण, तो COONA हो जाएगा। इसका जब हम लोग क्या कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगा और इसको गर्म करेंगे इस मिश्रण को, तो ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें का R ग्रुप और इसमें का H ग्रुप RH बना करके यहाँ पे एल्केन का निर्माण करते हैं। जिस भी एल्किल ग्रुप को यहाँ पे लेंगे उसी का एल्केन यहाँ पे बनेगा और साथ ही साथ हमारा यहाँ से Na2CO3 माने कि जिसका साल्ट लिए रहेंगे उसका कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इस अभिक्रिया को विकार्बोक्जिलीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप से यह जो कार्बोनिल ग्रुप है CO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को विकार्बोक्जिलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मेथिल ग्रुप लेंगे CH3, तो यहाँ पे मेथेन का निर्माण होगा और यहाँ से सोडियम कार्बोनेट के एक अणु बाहर निकलेगा। उसके बाद इस विधि का नाम है ड्यूमा विधि भी कहा जाता है। तो ड्यूमा विधि के नाम से अगर रिएक्शन पूछा जाएगा एग्जाम में तो इसी अभिक्रिया को लिखना है। उसके बाद आगे अगला रिएक्शन है इसमें का विद्युत अपघटनी विकार्बोक्जिलीकरण की अभिक्रिया। इसमें भी क्या होगा, विकार्बोक्जिलीकरण होगा, माने कि CO3 का अणु बाहर निकलेगा, लेकिन इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन के द्वारा कराएंगे। तो ये जो अभिक्रिया है वह कोल्बे का विद्युत विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। तो कोल्बे का विद्युत विच्छेदन करके इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 2RCOOK। ये कार्बोक्जिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण है। इसको जब रिएक्शन कराते हैं विद्युत अपघटन रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो RR, इसका दो ठोड़ लिए हैं, पोटेशियम साल्ट है कार्बोक्जिलिक अम्ल का, तो ये जो दोनों R है RR के रूप में यहाँ पे एल्केन का निर्माण करेंगे। उसके बाद यहाँ का जो CO2 है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ का बचा हुआ जो पोटेशियम साल्ट है वह K+ आयन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये जो K+ आयन है ये हमको कैथोड पे प्राप्त होगा विद्युत अपघटन में, और ये जो एल्केन है RR ये हम एनोड पे प्राप्त होता है। तो विद्युत अपघटन में दो क्षण रहता है, इलेक्ट्रोड एक रहता है, एनोड एक रहता है, कैथोड। तो कैथोड पे पोटेशियम आयन प्राप्त होगा और एनोड पे एल्केन प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है कोल्बे के विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। अगली अभिक्रिया है इसमें कार्बोक्जिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसमन या फिर तापीय विच्छेदन। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है उनके कैल्शियम साल्ट को जब गर्म करेंगे तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और एल्डिहाइड या फिर कीटोन का निर्माण वहां से हो जाएगा। तो जो कैल्शियम है इसमें हमेशा 2+ आयन पाया जाता है, द्विसंयोजी रहता है। तो जब 2+ आयन को हटा देंगे तो यहाँ पे दो ठो RCOO और RCOO ग्रुप जुड़ेगा। यह कैल्शियम साल्ट, इसको जब गर्म करेंगे यहाँ से तो यहाँ का Ca और यहाँ का CO2 और यहाँ का O CaCO3 के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ का R और ये CO, यहाँ से R और C डबल बॉन्ड O के रूप में
कीटोन का निर्माण होगा। तो यह है कैल्शियम साल्ट को जब गर्म करते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है। अगर हम लोग यहाँ पे R के जगह में H लेंगे, माने कि कैल्शियम साल्ट का फार्मिक अम्ल वाला कैल्शियम साल्ट लेंगे, तो यहाँ से जो कीटोन बना है इसकी जगह में एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी जगह में अगर इस H की जगह में, एक जगह में जब CH3 लेंगे और दूसरा जगह में H लेंगे तो यहाँ से CH3 और CHO का निर्माण हो जाएगा जो है एल्डिहाइड। तो जब फार्मिक अम्ल का कैल्शियम साल्ट लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल को लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और दोनों जगह जब एसिटिक अम्ल का कैल्शियम साल्ट लेंगे तो वहां से एसीटोन का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें आगे आता है अपचयन की अभिक्रिया। तो जो अपचयन की अभिक्रिया में अम्ल है इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित करेंगे, जैसे कि RCOOH ये अम्ल है। जब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपयोग होगा और यहाँ से RCH2OH का निर्माण हो जाएगा। तो यह है 1 डिग्री प्रकार का एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। तो जब अम्ल का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। उसके बाद आगे है पूर्ण अपचयन। तो पूर्ण अपचयन में हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन का काम किया जाता है। तो पूर्ण अपचयन में यहाँ भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड का अणु लिया जाता है अपचायक के रूप में। इसके 6 अणु लेंगे और यह जो अभिक्रिया है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। तो ये रेड फास्फोरस यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें जो है इसमें का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलता है और यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में RCH3 का एक अणु बनता है और उसके साथ ही साथ आयोडीन के 3 अणु यहाँ से HI से बाहर निकलेंगे। तो यह जो अभिक्रिया है पूर्ण अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद अगला आता है हुंस-डिकर अभिक्रिया। तो हुंस-डिकर अभिक्रिया में कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सिल्वर लवण लेते हैं और उस पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं। RCOOAG यह सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इस पे ब्रोमीन गैस का रिएक्शन कराएंगे और ये जो रिएक्शन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगा। तो जब इसका यहाँ का R और यहाँ का Br, RBr के रूप में यहाँ से एक प्रोडक्ट देगा और साथ ही साथ यहाँ से ये जो CO2 है गैस के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ का Ag और यहाँ का Br सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ब्रोमो एल्केन का निर्माण हुंस-डिकर अभिक्रिया में पाया जाता है। अगर यहाँ पे इस R की जगह में हम लोग C6H5 या फिर बेंजीन रिंग लेंगे तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन का निर्माण होगा। तो यह है हुंस-डिकर अभिक्रिया जिसको नेम्ड रिएक्शन में पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो इसका अभिक्रिया है उसमें दिया गया है एल्किल या फिर एरिल समूह के कारण अभिक्रिया। तो जो भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप जैसे कि RCOOH, ये जो R ग्रुप है यहाँ पे या फिर AR ग्रुप रहता है। AR का मतलब है एरिल ग्रुप और R का मतलब है एल्किल ग्रुप। इन दोनों के कारण होने वाली अभिक्रिया इसके बाद आगे देखते हैं। तो उसमें एक अभिक्रिया दिया गया है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल पे जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो यह CH3COOH इस पे जब क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में तो यहाँ जो CH3 था यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के एक Cl के साथ
माइनस HCl होकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Cl CH2 COOH। इसी की उपस्थिति में फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा माइनस HCl बना करके जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो, और यहाँ से बनेगा Cl और यहाँ जो दो हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन बचेगा और COOH। इसी अभिक्रिया को और आगे कराएंगे तो ये हाइड्रोजन भी HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 3 Cl अड़वा करके जुड़ जाता है। तो यह है एल्किल या फिर एरिल समूहों के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अगला अभिक्रिया आता है बेंजोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। तो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया में जो बेंजीन रिंग वाला यौगिक है जिसको बेंजोइक अम्ल कहा जाता है उसमें अनुनाद के कारण यह अभिक्रिया होती है। तो इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया आएगी। पहला है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, दूसरा है सल्फ्यूरीकरण अभिक्रिया और तीसरा है हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। तो यह है बेंजीन रिंग, इसमें जब COOH ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, 1, 2, 3। जो पहला रिएक्शन है इसमें देखते हैं तो HNO3 की उपस्थिति में होगा और यहाँ पे सांद्र H2SO4 भी उपस्थित रहता है। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो इस बेंजीन रिंग के COOH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके मेटा पोजीशन पे आर्थो और ये है मेटा। इस मेटा पोजीशन पे यहाँ का जो NO2 ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप जा करके जुड़ जाता है। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। यह पहला है जो कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा अभिक्रिया होगा यहाँ पे सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे सधुम H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है जिसमें क्या होगा, इसके इस मेटा पोजीशन पे इस नाइट्रो के जगह में क्या हो जाएगा SO3H ग्रुप यहाँ से H2SO4 से निकल करके मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद जो तीसरा अभिक्रिया है हैलोजन की उपस्थिति में होता है। तो कोई सा भी हैलोजन यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि Cl2 या फिर Br2 और ये अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड के FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। इस अभिक्रिया में यहाँ पे देखते हैं तो इसी मेटा पोजीशन पे जिस हैलोजन को यहाँ पे लेंगे, जैसे क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा, अगर ब्रोमीन को लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। उसके बाद यहाँ पे फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों में अंतर दिया गया है। तो फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल प्रकार का अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल एक अपचायक का काम करता है जबकि एसिटिक अम्ल अपचायक का काम नहीं करेगा। फार्मिक अम्ल को जब गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, लेकिन एसिटिक अम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण नहीं करेगा। जब फार्मिक अम्ल के सोडियम साल्ट को गर्म करते हैं तो वहां से सोडियम ऑक्जेलेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, लेकिन एसिटिक अम्ल में इस प्रकार से किसी भी साल्ट का या ऑक्जेलेट का निर्माण नहीं होता है। फार्मिक अम्ल सक्षम पदार्थ नहीं है जबकि एसिटिक अम्ल एक सक्षम प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनाल में भी अंतर दिया गया है। तो फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है। जो फिनाल है उसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेंजीन रिंग एलिफेटिक में नहीं पाया जाता है। तो जो फिनाल है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल प्रकार का अम्लीय प्रकृति रखता है।
फिनाल को जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बुदबुदाहट के साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ जब उसको रिएक्शन कराते हैं तो बैंगनी कलर वहाँ से प्राप्त होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में फेरिक क्लोराइड के साथ बर्फ का रंग प्राप्त होगा। तो इस दोनों अभिक्रिया को प्रैक्टिकल में अभी आप लोग लिख रहे हो उसमें देखने को मिलेगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट, जिसका उपयोग फिनाल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुप्रयोग। तो फार्मिक अम्ल का उपयोग रबर लेटेक्स बनाने में स्कंदी कारक के रूप में किया जाता है, चर्म शोधक के रूप में और विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग करते हैं। एसिडिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में तथा खाद्य पदार्थों में विनेगर या सिरका के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, रेयान बनाने में, सिल्क बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, इन सब में इसका उपयोग होता है। बेंजोइक अम्ल के जो एस्टर हैं उनका उपयोग सेंट या फिर इत्र की दुकान में किया जाता है और सोडियम बेंजोएट का उपयोग टोमेटो सॉस बनाने के लिए संक्षारण के रूप में या संरक्षक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उच्च वसा अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन की संख्या पाई जाती है, 10 से ज़्यादा जिनमें कार्बन की संख्या पाई जाएगी, उनका उपयोग साबुन के उद्योगों में साबुन बनाने के लिए किया जाता है। एडिपिक अम्ल का उपयोग नायलॉन 6 बनाने के लिए करते हैं। तो यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। इसके बारे में कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में दिया हुआ है। अभी के लिए बस यहीं तक, इसके आगे का नया चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे।